Today we are going to start a very important portion, which is diffraction, and it is also a little typical topic. वैसे तो easy होगा, लेकिन mostly students को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है diffraction समझने में. तो देखो actually होता क्या है diffraction. तो देखो diffraction मेरे पास होता है जब भी कोई लाइट आती है और मान लो कॉर्नर है कोई भी तुम्हारा, मान लो कोई भी एक ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल का कॉर्नर है. अगर लाइट आती है तो लाइट उस ऑब्स्टेकल से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. तो जब वो बैंड हो जाती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. तो इसी ये जो मेरे पास लाइट बैंड होती है, तो अगर मान लो मैंने उसी के आगे अगर स्क्रीन रख दिया है, तो वहां पर मुझे उसी टाइप का पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस जैसा. बस एक चीज का फर्क होता है कि इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. जैसे तुमने इंटरफेरेंस में क्या देखा था कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, तो ये सबकी इंटेंसिटी एक जैसी थी. लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर यही इंटेंसिटी क्या होती है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग होती रहती है. तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरीके से. ठीक है. तो अब हमारे पास ये होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास जैसे ये एक, सॉरी, मेरे पास कोई भी एक एपर्चर है. तो अगर मेरे पास कोई भी एक एपरेचर है, तो देखो जैसे कि इस तरीके से मान लो मेरे पास एक इस तरीके का ये एपरेचर बना हुआ है. तो जब लाइट आती है ना, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइट लाइट आ रही है और जो कि इस शेप में आ रही है मान लो, तो ये सोर्स से एक लाइट इस तरीके से आती जा रही है. तो जो ये लाइट आ रही है, तो ये मान लो ये इसके वेव फ्रंट है इस तरीके से. तो जब वो यहाँ से टकराएगी ना लाइट, तो यहाँ पे टकराने के बाद वो थोड़ी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. तो यहाँ से टकराने के बाद फिर वो लाइट इस तरीके से आने लग जाएगी, इस तरीके से. तो ये जो तुम लाइट देख रहे हो, तो इसका मतलब ये जो लाइट तुम देख पा रही हो, तो ये बैंड हो गई या नहीं हो गई. देखो फाइनली ये लाइट तो सीधी आ रही थी, लेकिन इस तरीके से ये लाइट क्या हो गई है मेरे पास, ये बैंड हो गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ से टकराई है कॉर्नर से. तो ये जो लाइट कॉर्नर से जो टकराई है, तो इस कॉर्नर से टकराने के बाद लाइट क्या हो गई है, ऐसे फैल गई है, राइट. तो ये जो लाइट इस तरीके से बैंड हुई है, the phenomena of this bending of light around the corner of any small obstacle, so that is called diffraction of light. तो कभी भी लाइट जब किसी भी कॉर्नर से टकरा जाती है, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर? तो कॉर्नर से टकराने को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज टकराने से उसकी जो लाइट, देखो लाइट पहले सीधी आ रही थी, राइट. पहले लाइट जो आ रही थी वो एकदम सीधी आ रही थी इस तरीके से, लेकिन अब लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई, देखो इस तरीके से. तो पहले लाइट सीधी थी, लेकिन जब ये छोटे से इससे टकराया, यहाँ पे खाली स्पेस था, खाली स्पेस से टकराने के बाद वो कैसा हो गया मेरे पास, ऐसे टेढ़ा चला गया. तो बताओ डायरेक्शन हुई या नहीं हुई, तो बिल्कुल हुई. तो ये जो मेरे पास डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले सीधी थी अब टेढ़ी हो गई, तो इसी चीज को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट. और ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हुआ है, क्या लगता है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो मैंने बीच में एक ऐसा स्पेस बनाया था ऐसा, उससे तो लाइट टकराई थी, राइट, इन दो पॉइंट से. तो ये जो दो पॉइंट है इससे वो टकराई थी, जिससे वो टेढ़ा हो गया. तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ around the corners of small obstacle or the aperture. So this is called diffraction of light. Okay, any doubt in this? Okay. अब ये जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है, ये दो तरीके से भी हो सकता है. देखो कैसे, जैसे मान लो अगर आपके पास कहीं पे लाइट आ रही है, ठीक है, तो अब आपका जो ऑब्स्टेकल है ना, तो वो मान लो इस बार आपका ऑब्स्टेकल इस तरीके से, जैसा अभी हमने ऊपर देखा, एक ये ऐसे है और ये ऐसे है. तो जब लाइट आ रही थी तो वो यहां से बैंड हो गई थी, राइट, ऐसे और ऐसे, राइट. जो भी लाइट आई वो इस कॉर्नर से टकराई और इस कॉर्नर से टकराई, तो वो इस तरीके से बैंड होती हुई यहाँ पे ऐसे चली गई. ओके, फाइन. अब एक क्या हो सकता है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट ही आपका इतना छोटा सा हो, तो ये भी तो कॉर्नर हुआ और ये भी कॉर्नर हुआ, राइट. तो ये दो कॉर्नर हुए, इजंट इट. तो लाइट जो आएगी, तो ये लाइट फिर इस कॉर्नर से भी ऐसे बैंड हो सकती है और फिर वो इस कॉर्नर से भी ऐसे बैंड हो सकती है, इजंट इट.
इज दैट क्लियर? तो मेरे पास कॉर्नर कैसा भी हो सकता है, तो ये भी एक कॉर्नर है ब्लू ब्लू कलर का, और ये भी एक कॉर्नर है इस तरीके के। तो तो स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तो ये वाला जो है मेरे पास, ये क्या हुआ, स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो इसका भी कॉर्नर हमें दिख रहा है, तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन क्या ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये तो एपर्चर है ना, खाली स्पेस है। दो ऑब्जेक्ट का बीच में जो है, ये एपर्चर बोलते हैं इसे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज अ स्मॉल एपर्चर। तो स्मॉल एपर्चर के पास भी मेरे पास दो कॉर्नर्स होंगे, और ऑब्जेक्ट जो है उसके पास भी मेरे पास दो कॉर्नर होंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना आप देख पा रहे हो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एनी डाउट हियर? आई होप बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये तो मेरे पास अब देखो अब ये लाइट जो जा रही है, तो ये लाइट इस तरीके से जाती जा रही है। तो ये तो लाइट है ना, तो इसका भी तो वेव फ्रंट बनता होगा, राइट? तो इसका जो वेव फ्रंट बनता होगा वो कैसे बनता होगा? तो देखो, अब ना हमने एक चीज नोटिस करी कि ये जो इसका जस्ट डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में बाहर आके मिला है बेंडिंग होने के बाद, तो इसका भी ना एक वेव फ्रंट होता है। देखो, अब जो भी लाइट आ रही है ना, एक्चुअली उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो हमने एक चीज नोटिस कर रखी है कि मान लो, अगर आपके पास एक ऐसा वेव फ्रंट है, मान लो भाई, देखो लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ये बात सबको पता है। तो अगर आपके पास एक ऐसा ये स्मॉल एपर्चर है, ये आपके पास एक स्मॉल एपर्चर आपको दे रखा है, सपोज करो। तो अगर आपके पास ये ऐसा स्मॉल एपर्चर है, तो आपकी एक लाइट आ रही है, ठीक है? तो अगर आपकी इस तरीके से ये लाइट आती जा रही है, लाइट का ये लाइट का वेव फ्रंट है, तो इंसिडेंट लाइट आ रही है सीधी, तो इसका वेव फ्रंट ऐसी तो होगा। तो जब आपके पास इंसिडेंट लाइट आती जा रही है, तो ये इसका वेव फ्रंट है इंसिडेंट लाइट का, इस तरीके से। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट आती जा रही है। अब ना हमारे पास एक कंडीशन है। अब जो ये लाइट आ रही है, और ये जो मेरे पास एपर्चर है, तो अगर ये साइज का एपर्चर ज्यादा हुआ, तो साइज का जो एपर्चर है, देखो भाई, ये वेवलेंथ को भी हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं, और ये एपर्चर भी मेरे पास डिस्टेंस में है। तो हम, अगर मान लो आपका जो एपर्चर है, ये जो छोटा सा कैविटी है, ये जो छेद टाइप का बना हुआ है ये, ठीक है, ऐसे होल। तो अगर ये वाला एपर्चर आपका वेवलेंथ से ज्यादा हुआ, तो इफ योर साइज ऑफ द एपर्चर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ, देन, तो जो मेरे पास जो वेव फ्रंट निकल के आएगा, किसका, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वो वाला वेव फ्रंट मेरा इस तरीके से होगा, ऐसे। तो ये ऐसा देखा गया है कि अगर मेरे पास साइज ऑफ द एपर्चर अगर ज्यादा हो रहा है, और वेवलेंथ मेरे पास काफी कम है, इसका मतलब एपर्चर ज्यादा हो गया, तो जो वेव फ्रंट आता है डिफ्रैक्टेड लाइट का, वो इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, कैन आई से दिस इज डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट? आई होप येलो कलर के अंदर दिख रहा होगा। तो ये मेरे पास डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। लेकिन ये कब हुआ है मेरे पास, जब साइज ऑफ द एपर्चर ज्यादा है। लेकिन लेकिन मान लो, अगर अगर मेरे पास सेम अगर मेरे पास यहाँ पे सेम वैसा ही एपर्चर मान लो अब यहाँ पर है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या हो गई है, इस बार कंडीशन अलग हो गई। तो इस बार जो कंडीशन अलग हुई है, मान लो अब जो मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, वो इस बार क्या है, इक्वल है लैम्डा के। ज्यादा की तो बात ही नहीं करनी। अगर आपका वेवलेंथ और जो साइज ऑफ द वेव एपर्चर है, साइज ऑफ द एपर्चर, अगर वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो देखो ये मेरे पास क्या आ रही है, इसे क्या बोलेंगे हम, यस, रेड रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ भाई। तो लाइट हमारे पास सीधी आती है, तो ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, राइट? भाई लाइट तो ऐसे चलती है ना, तो ये उसके वेव फ्रंट है इंसिडेंट के। तो अब मैंने इस टाइम पे कंडीशन क्या लगा रखी है, तो इस टाइम जो कंडीशन है ना हमारे पास, तो मैंने बोला इस बार, जो मेरे पास अब साइज ऑफ एपर्चर है, अब वो क्या है, साइज ऑफ एपर्चर इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो जब मेरे पास साइज इज इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर होगा, तो अब जो मेरे पास कंडीशन अब जो मेरे पास कंडीशन आने वाली है, तो यहाँ पे साइज ऑफ एपर्चर और वेवलेंथ बराबर है। तो देखो अब वाला जो वेव फ्रंट हमारा आने वाला है वो अलग होगा।
तो अब जो वेव फ्रंट है वो आपने आई गेस पहले कभी देख भी रखा होगा, मैंने इंटरफेरेंस में भी इस तरीके से बना के दिखाया था। तो अब मेरे पास वो कैसा है, सर्कुलर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो सकता है क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो वेव फ्रंट आ रहा है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब जब मेरे पास साइज ऑफ एपर्चर और वेवलेंथ कंपैरेबल होते हैं, आई मीन यू कैन से दे आर इक्वल, तो इस तरीके से वेव फ्रंट आता है। चाहिए कौन सा वेव फ्रंट है, व्हाट कैन आई से, कैन आई से इट इज अ डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन हुआ है, देखो ये है ना कॉर्नर्स, मैंने बताया था ना ये लाइट ऐसा, ये ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि ये लाइट जब आती है तो वो इन कॉर्नर से बैंड हो जाती है, राइट। देखो ये भी कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है यही तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, कि जब भी लाइट आती है तो वो इन कॉर्नर से क्या होती है, बैंड हो जाती है। तो बताओ पैथवे चेंज हुआ या नहीं हुआ लाइट का, पहले लाइट एकदम सीधी थी, अब लाइट एकदम टेढ़ी हो गई, यहाँ पर भी लाइट सीधी थी, यहाँ पर भी टेढ़ी हो गई। तो इस तरीके से मेरे पास ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज द पैथवे ऑफ द डिफ्रैक्टेड पैटर्न। तो ये हमारे पास दो कंडीशन के लिए है, ठीक है। सो नाउ ये तो था हमारे पास पैटर्न किस तरीके से आता है अकॉर्डिंग टू साइज एंड वेवलेंथ। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन समझाया गया। तो इस टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए मेरे पास दो साइंटिस्ट आए। तो पहला वाला क्या है मेरे पास, फ्रेस्नेल। तो फ्रेस्नेल ने अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बताया, और उसके बाद मेरे पास कौन आया, फ्रैनहॉफर। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, फ्रेस्नेल एंड फ्रैनहॉफर। तो फ्रेस्नेल एंड फ्रैनहॉफर ने हमको डिफ्रैक्शन के ये दो पैटर्न एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम सबको पता है कि हमारे पास एक सोर्स होता है जिससे लाइट आती है, और स्क्रीन पे हम उसको ऑब्टेन करते हैं, राइट, पैटर्न को। अब वो मैक्सिमा भी हो सकता है, वो मिनिमा भी हो सकता है, इजंट इट। तो हमारे पास दो टाइप के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आई मीन दो टाइप के ये डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रेस्नेल और फ्रैनहॉफर ने बताया। तो अब देखो ये डिवाइड किसके बेसिस पे किया गया है, तो ये बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि कहाँ पे तुमने सोर्स को रखा है, कहाँ पे तुमने स्क्रीन को रखा है। तो अगर आपने सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं लिया है, बताओ ये डिस्टेंस मेरे पास ज्यादा या कम है। देखो ये डिस्टेंस क्या बहुत क्लोज है या फार अवे है, दे आर वेरी क्लोज, राइट। तो सोर्स और स्क्रीन जहां पे आपको पैटर्न मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा का, तो अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा क्लोज है और आपने कोई भी लेंस का यूज नहीं किया है, देखो फ्रेनहोफर ने क्या किया था, लेंस का भी यूज किया था। लेंस क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करने में हेल्प करते हैं, राइट। लेकिन ये तो इतना क्लोज है, ये कन्वर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो अपने आप ही कन्वर्ज हो रही थी इसमें। तो इसमें क्या है हमारे पास, तो फ्रेस्नेल ने इतना क्लोज कॉम्बिनेशन लिया था कि लाइट जो लाइट आई है मेरे पास, मतलब उसके अंदर कोई लेंस का यूज नहीं हुआ था, और जो वेव फ्रंट थे वो किस टाइप के थे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल टाइप के थे। तो इस टाइप के में इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल ने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न करवाया, क्या उनके बीच में सोर्स ऑफ स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था या कम था, कम डिस्टेंस था। अच्छा क्या उसने कोई लेंस का यूज किया था, नहीं किया था। अच्छा दो, और इसके जो वेव फ्रंट आए थे किस टाइप के आए थे, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल टाइप के आए थे। लेकिन अब अगर मैं फ्रैनहोफर की बात करता हूँ, तो फ्रैनहोफर ने क्या बोला कि जो सोर्स है मेरे पास एक, और एक मेरे पास स्क्रीन है, तो सोर्स और स्क्रीन के बीच में काफी डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सोर्स, अब ये क्लोज थोड़ी हो, तो ये फार अवे हुआ, राइट। तो कैन आई से एट अ लार्ज डिस्टेंस। तो फ्रैनहोफर के अंदर जो मेरे पास देखा गया, तो वो मेरे पास काफी लार्ज डिस्टेंस पे होता है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये लार्ज डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसने एक चीज और नोटिस करी कि इसके अंदर हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, अनलाइक फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल ने तो कोई लेंस यूज ही नहीं किया था, लेकिन इसने यूज किया था, तो इसने कन्वेक्स लेंस का यूज करा है, ठीक है। और इसके जो ज्यादातर वेव फ्रंट थे ना, वो कैसे थे, प्लेनर थे। जैसे इसके जो वेव फ्रंट थे वो सिलेंड्रिकल थे, स्फेरिकल थे फ्रेस्नेल के। लेकिन जो फ्रैनहोफर के हैं वो मेरे पास कैसे हैं, प्लेनर। तो इसके जो मेरे पास फाइनली जो निकल के आएंगे वेव फ्रंट, वो मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट होंगे, राइट। लेकिन इसके कैसे थे, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो ये तो था, चलो हमारे पास दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, एक मेरे पास फ्रेस्नेल ने बताया है, एक मेरे पास फ्रैनहोफर ने बताया।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिंगल स्लिट के जरिए हमें डिफ्रैक्शन का देखना है कि किस किस तरीके से है कंडीशन होती है। सेंट्रल अगर मैक्सिमा आ रहा है तो वो कैसे आएगा, कैसे पार्ट डिफरेंस होता है, अलग अलग चीजों को तरीके से हम इसे देखना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें अब करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम करने वाले हैं डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ओके, आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सोर्स। सोर्स एक लाइट आई, तो मैंने लेंस का यूज करके उसे सीधा कर दिया। तो ये जो मेरे पास लाइट रे आ रही है, तो उसने इस तरीके से लाइट को सीधा कर दिया। भाई यही तो होता है कि अगर लाइट में पैरेलल आती है तो वो उसको कन्वर्ज कर रहा है, अगर कन्वर्जिंग से आ रही है तो लाइट को उसने पैरेलल कर दिया। तो अब ये मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास स्लिट है। तो स्लिट का ये कॉर्नर है विच यू कैन सी दैट। ठीक है, ये मेरे पास स्लिट है। तो दिस इज स्लिट। अब लाइटें जब यहां से टकराएंगी इस तरीके से, तो देखो अब मेरे पास क्या है, एक तो सेंटर पे उसे जानी चाहिए, तो सेंटर पे तो यूजुअली उसे जानी चाहिए, राइट। तो ये तो हुआ चलो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा वाली कंडीशन। लेकिन सेंटर के बाद मिनिमा मैक्सिमा और भी तो होता है। तो कुछ लाइट रे ऐसे भी तो जा रहे होंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए। तो मान लो ये जो लाइट रे है ये वाली से, ये बेस से थीटा एंगल बना के ऊपर हो गया। तो ये वाली भी थीटा होगी और ये वाली भी थीटा होगी, राइट। सारी राइज एकदम थीटा बना के इस वाले पॉइंट पे मिल गई, इजंट इट। तो मान लो ये वाला मेरे पास सेंट्रल है, ये उसका नेक्स्ट वाला है पी। तो ये वाली लाइट रे मेरे पास इस तरीके से आके कन्वर्ज हुई है, और जो एकदम सेंटर पे आई है वो लाइट रे यहाँ पे आके कन्वर्ज हुई है, राइट, इस तरीके से। तो अभी मेरे पास एक सोर्स था, सोर्स से लेंस का यूज करके, पहले वाले लेंस का यूज करके मैंने उसे सीधा कर दिया। फिर दूसरे वाले लेंस का यूज करके अब मेरे पास पूरा एक पैटर्न बनकर आ रहा है। कुछ सेंटर पे आके मिल रही है, कुछ उसके ऊपर, कुछ उसके भी ऊपर। अब लाइट तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सारी लाइट बना के नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ लाइटें बना के दिखा रहा हूँ, राइट, क्योंकि सारी लाइटें बनाऊंगा तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और तो हमने सिर्फ अभी दो टाइप की कंडीशन बना के दिखाई है, इजंट इट। तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो, तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो ये जो मैंने एक डॉट 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 बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये जो अब मान लो, ये देख रहे हो इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे ये बैंड हो गया, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ इस दूसरे वाले रे पे इस तरीके से। तो इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर, इस तरीके से ये, तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये तो मेरे पास एक एपर्चर था। तो ये इस तरीके से ध्यान से देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कुछ तो सेंटर पे थी, कुछ ऊपर चली गई, तो जो लाइट ऊपर गई है, और वहां से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये वाला मेरे पास एंगल कितना हो जाएगा, 90, इजंट इट। तो ये वाला है मेरे पास एंगल 90, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, थीटा, ये नीचे वाला, इजंट इट। यस। तो देखो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि वरना ऐसे थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इतने हिस्से को आप लोग ध्यान से देखें। ये ऐसा है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट, और वो इस तरीके से था। एक लाइट रे ऐसे जा रही थी, राइट, नीचे वाली, और ये ऐसे सीधी है। तो ये वाला एंगल मैंने कितना बोला आपको, ये थीटा है, यस और नो, ये रहा, देखो ये रहा। तो ये थीटा था मेरे पास, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज 90, राइट। अच्छा, तो ये अगर थीटा है तो फिर ये देखो, ये पूरा का पूरा खुद तो 90 होना चाहिए था ना, 90। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा, यस और नो, ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो 90 है ही, ये वाला। तो ये वाला तो 90 है, और ये वाला कितना हो गया मेरे पास, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, देखो ये पूरा का पूरा, ये दोनों मिला के 90 होंगे भाई, ये तो 90 अपना अलग हो गया। तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों मिला के 90 होंगे। तो अगर ये 2 वाला 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये 1 कितना हो गया, फिर ये 1 थीटा नहीं हो गया। बहुत सिंपल है भाई। भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैसे, ये अगर मान लो मैंने बोला कि अगर ये मेरे पास थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, राइट। आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वो भी 90 है। तो जब ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो पक्की बात है ना, ये तो थीटा ही रहा होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तभी तो ये मेरे पास आएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 है। तो समझ में आ गया ये 90। तो इसका मतलब क्या, मैं इस एंगल को, क्या मैं इस एंगल को थीटा बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ चुका है। तो मान लो ये मेरे पास है ए, मान लो ये मेरे पास है बी, और ये मेरे पास, ये जो मैंने ड्रॉ करा था, ये मेरे पास क्या है, एन, इट इज नॉर्मल।
तो मैंने ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इतना हिस्सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया है। भाई ये 90 हुआ, तो ये दोनों मिलके तो 90 है, और ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये थीटा रहा होगा। इजंट इट? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक है भाई। तो इसका मतलब, अब देखो भाई, अगर ये मेरे पास ए से लेकर बी तक, मान लो ये जो मेरे पास एपर्चर था, ये मान लो मेरे पास कितना है, स्मॉल है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास कितना है, स्मॉल है। ठीक है भाई। तो अगर ये मेरे पास स्मॉल है, तो जरा बताओ परपेंडिकुलर, देखो अब यहाँ पे ना हमें एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। देखो पाथ डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है मेरे पास, क्या नहीं से, देखो जब ये बी से लेकर पी तक पहुंची होगी, तो उतने में ए से लेकर, जैसे ए से लेकर पी तक है और ये बी से लेकर पी तक है, तो बताना ये जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा, ये नॉर्मल जो मैंने खींचा, यही तो पार्ट डिफरेंस बता रहा है। bn, bn इज द पार्ट डिफरेंस, यस और नो? मैंने ये बात पहले भी समझाई है ना। देखो बी से लेकर पी तक जा रहा है लाइट रे, और एक ए से लेकर पी तक जा रहा है, तो एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, एपी चल रहा है या बीपी चल रहा है एक्स्ट्रा पाथवे? ए से लेके पी तक एक लाइट गई, और बी से लेके पी तक एक लाइट गई, तो एक्स्ट्रा पाथवे कौन चल रहा है, बी चल रहा है ना भाई, क्योंकि ये तो थी किसके ऊपर ही है, तो बी एक्स्ट्रा चल रहा है। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, वेव फ्रंट बनाते हैं ना, याद है परपेंडिकुलर खींचते हैं कैसा, तो ये खींचा तो है मैंने, ये एन नॉर्मल। तो इसका मतलब ये जो बी से लेकर एन तक है, ये एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये पार्ट डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? तो ये बी एन कैसे निकलेगा, कैन आई से, बीपी में से अगर मैं एपी को माइनस कर दूंगा तो बी एन निकल के आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। भाई ये पूरा यहां से लेकर यहां तक बीपी है, और ये यहां से लेकर एपी है, तो अगर मैं बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, तो जितना पार्ट डिफरेंस होगा ये बी एन निकल के आ जाएगा, विच इज द पार्ट डिफरेंस। वेरी सिंपल इट इज। ठीक है। अच्छा, और ये बी एन क्या है, देखो अगर ये थीटा है मेरे पास, तो मुझे क्या चाहिए, तो भाई मुझे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस चाहिए ना। मान लो ये बी एन है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास बेस है ए बी, तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, बी एन। भाई थीटा यहाँ से देखना है, यहाँ से, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, बी एन, और बेस क्या हुआ मेरे पास, ए बी, इजंट इट? तो फिर बी एन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो गया। यस और नो? बहुत सिंपल है, एकदम माइक्रो लेवल में देखे सारे बच्चे। तो बी एन मेरे पास है, तो बी एन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी साइन थीटा। ठीक है ना? ओके। तो अब वो पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला था, मैंने बताया था अभी, कि बीपी, ये जो लाइट सेकंड वाली मिल रही है यहाँ पे, बी से लेकर पी में से अगर मैं ए पी कर दूंगा, तो मेरे पास इतना हिस्सा जो है ये वाला मेरे पास क्या है, पाथ डिफरेंस, राइट? दिस इज पीडी, मतलब पार्ट डिफरेंस। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, आई होप डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है, आई नो दैट। तो पाथ डिफरेंस जो है मेरे पास, वो कैसे निकल के आएगा, तो कैन आई से दैट बीपी माइनस ए बी, एज आई शोन यू इन द डायग्राम। तो बीपी माइनस ए बी, और बीपी माइनस ए बी किसके बराबर था मेरे पास, बी एन के, राइट? और बी एन को मैंने किसके बराबर लिखा था, एपी साइन थीटा, यस और नो? रिलेशन बनाया था ये मैंने। तो ये पार्ट डिफरेंस से बी एन आया, और बी एन को मैंने साइन थीटा का यूज करके बीपी एपी साइन थीटा लिख लिया। अच्छा, ए बी किसके बराबर है, डायग्राम में देखो जरा, मैंने ए बी को क्या माना है, देख रहे हो, ए से लेकर बी ये रहा, तो ए से लेकर बी तक को मैंने क्या माना है, नोटिस करो ये। तो ये मेरे पास ए से लेकर बी तक क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो क्या मैं ए बी को स्मॉल ए लिख सकता हूँ, दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो ये मेरे पास आ गया ए साइन थीटा। ओके। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, पाथ डिफरेंस। अब हमारे पास ऐसा देखा गया है कि जो मिनिमा होता है ना, तो मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, देखो ये मेरे पास लेमडा है, तो मिनिम, ये जो मेरे पास पाथ डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या होगा भाई, मिनिमा रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, तो सबसे पहले आप उसे किसके बराबर रखोगे, लैम्डा के बराबर करोगे। ठीक है। तो अब हमने क्या करा है उसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए साइन थीटा को लैम्डा के बराबर करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कंडीशन किसके लिए होती है, ये मेरे पास कंडीशन है मिनिमा के लिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ,
तो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली कंडीशन इंटरफेरेंस से थोड़ी सी अपोजिट है। तो अगर अब मुझे फर्स्ट डार्क निकालना है, मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा हूं, तो मुझे अगर फर्स्ट डार्क निकालना है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो मेरे पास ए साइन थीटा जो होगा, तो वो मेरे को किसके बराबर करना है, लैम्डा के। भाई पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा में ही निकलता है, और ये भी पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस के बराबर कर दिया, तो ये मेरे पास फर्स्ट डार्क के लिए निकल के आता है। अगर आपको सेकेंड डार्क निकालना है, तो सेकेंड डार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो ऐसे करते करते मेरे पास डार्क निकलते चले जाएंगे। तो अगर मुझे एन डार्क निकालना होगा, नंबर एन एन मतलब बहुत लाइक पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ टाइम ऑफ डार्क, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मैं ऐसे में एन नंबर के लिए निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या निकलेगा, कहना ही से ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 1 2 3 4, इस तरीके से, इजंट इट। तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर द डार्क इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा कभी कभी ना यहाँ पे एक चीज होती है, इस साइन, मान लो अगर साइन थीटा बहुत ही छोटा है, तो अगर साइन थीटा बहुत ही छोटा है तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, एक तरह से थीटा मान के चलो। तो फिर ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये मेरे पास जब मैं इसे थीटा मानूंगा, तो मतलब एंगल एक तरह से, तो जो मेरे पास थीटा होगा, तो साइन थीटा को थीटा मान लो। तो फिर ये मेरे पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन लैम्डा अपॉन में ए, इफ साइन थीटा कैन बी कंसिडर्ड एज ओनली थीटा। तो जो ए है मल्टीप्लाई में वो नीचे चले जाएगा, राइट, डिवाइड में। तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेरे पास कंडीशन आई है, ये मेरे पास आई है डार्क के लिए, डार्क के लिए। लेकिन अब देखो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस है, तो डार्क के लिए हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस की उल्टी कंडीशन है, यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। लेकिन अब जब मैं मैक्सिमा के लिए करूंगा, तो यही कंडीशन वहां पे किसके लिए आई थी, मैक्सिमा के लिए, इंटरफेरेंस में, याद आया? तो अब मुझे क्या करना है, कंडीशन निकालनी है मैक्सिमा के लिए। तो जो कंडीशन इंटरफेरेंस में मिनिमा के लिए थी, अब वो यहाँ पे बन जाएगी मैक्सिमा के लिए। अच्छा पाथ डिफरेंस मेरा कितना आया था, ए साइन थीटा, यस और नो? पाथ डिफरेंस ऊपर अभी ए साइन थीटा। तो अब आपको क्या करना है, देखो बीच में तो मैक्सिमा बनता ही है, तो बीच वाले मैक्सिमा को हम क्या बोलते हैं, हाफ लैम्डा। अब उसे हटाओ। अब हाफ के बाद क्या आएगा मेरे पास, 3/2, मतलब 1.5, इजंट इट? भाई हाफ, जैसे अभी आपने लिया लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ऐसे अब यहाँ पे मैक्सिमा के लिए क्या होगा, 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा के लिए जो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो देखो मेरे पास है अब सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब अब जो सेंट्रल के बाद जो आएगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 3/2 लैम्डा। अच्छा फिर ऐसे मेरे पास क्या आएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आएगा, तो ये तो हुआ मेरे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरीके से फिर मेरे पास आएगा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब अगर मैंने अभी 3/2 लिया है, तो अब क्या होगा मेरे पास, भाई अब मेरे पास होगा 5/2। ये इसमें सारा ना लैम्डा का ही तो फर्क होता है, याद आया, मैंने लैम्डा का डिफरेंस लिया था पहले हाफ, तो अब क्या होगा 3/2, फिर क्या होगा 5/2, फिर क्या होगा 7/2, फिर क्या होगा 9/2। इस तरीके से चलता है डिफ्लेक्शन के अंदर। तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, तो ये 5/2 इस तरीके से 7/2 आता रहेगा, राइट। तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ आई से फॉर द nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो अगर अब मैं nth सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, यस कैन आई से ए साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये 3 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो इस तरीके से इसी कंडीशन क्या हो जाएगी। देखो एक्चुअली ना अभी ये मैंने 1/2 तो लिया नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2n-1 ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं 2n-1 लेके चलूंगा, तो देखो जब मैं 1 की वैल्यू 1 रखूंगा, तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। तो मुझे तो 1/2 करना ही नहीं है अभी। देखो क्योंकि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 3/2 से हुआ है ना, जो वहां पे हुआ था वहां पे 1/2 था। तो इसलिए हम 2n-1 कर सकते हैं, तो उससे अगर आप n की वैल्यू को 1 रखोगे, तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे डायरेक्टली 3/2 लाना है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा एक काम करें, अगर मुझे डायरेक्ट 3/2 लाना है, 1/2 नहीं लाना, तो एक काम करते हैं, प्लस कर लेते हैं ना। देखो अगर मैं 2n प्लस का 1/2 लैम्डा बाई 2 करूंगा, तो देखो आ तो गया, सॉरी सॉरी सॉरी,
2n+1 करो। तो अगर मैं 2n+1, जरा n को 1 रखो, तो अगर मैं n को इस बार 1 रखूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, 3/2 आया या नहीं आया? भाई इस बार मैंने टू माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 3 चाहिए था। तो अगर मैं n को 1 रखूंगा तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 λ/2, यस और नो? तो क्योंकि मुझे 3/2 लाना है पहले, फिर 5/2 लाना है, इस बार मुझे 1/2 नहीं लाना है। वहां पे मुझे 1/2 लाना था, इसलिए मैंने माइनस किया था, ताकि 1 रखने से 2 - 1 हो जाए और 1/2 आ जाए। लेकिन अब मुझे डायरेक्ट फर्स्ट क्या लाना है, 3/2। तो इसीलिए अब मेरे पास क्या करा जाएगा, 2n। तो बस यही छोटा सा फर्क है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये आ गई कंडीशन किसके लिए। अच्छा, ये n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, इजंट इट? अच्छा, अगर मान लो थीटा बहुत छोटा हुआ, जैसे पिछली बार क्या था अभी भी, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2n+1 लैम्डा। अच्छा, ये a नीचे आ जाएगा राइट, जो मल्टीप्लाई में, λ/2a। एनी डाउट इन दिस? तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2a। ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा। तो देखो एक्चुअली में ना यहाँ पे होता क्या है, जो मैक्सिमा की कंडीशन है ना, वो मैक्सिमा की कंडीशन कम होती रहती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमा अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं, तो जो इंटेंसिटी होती है ना, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो हमारे पास ये जो मैक्सिमा आया है और वो जो मिनिमा आया था, तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज शो करके दिखाऊंगा, तो हमने मैक्सिमा मिनिमा के लिए भी देख लिया, मतलब डार्क के लिए भी देख लिया, और हमने मैक्सिमा के लिए भी देख लिया। तो अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस? दिस इज डिफ्रैक्शन। तो देखो इंटरफेरेंस में सारी की सारी इंटेंसिटी एक जैसी होती है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस के अंदर जो हमारा बन के आता है, तो उसमें क्या होता है, मान लो ये बीच में 0 है, फिर मेरे पास क्या आएगा, तो फिर मेरे पास अगर मैं कंडीशन किसकी देखूं, देखे ना डार्क के लिए क्या कंडीशन आई थी, λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a, रिमेम्बर? तो अब लेकिन अब मैक्सिमा के लिए देखता हूँ मैं, तो बीच में तो मैक्सिमा आता ही है, सबको पता है। तो बीच में तो मैक्सिमा आएगा ही आएगा, उसके बाद कम आएगा, उसके बाद और भी कम आएगा। तो इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पैटर्न है कि किस तरीके से मेरे पास ये ग्राफ, तो ये ग्राफ किसके लिए है, दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो देखो अब मेरे पास क्या, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है या नहीं? देखो यहाँ पे मिनिमम है एकदम, तो ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट डार्क। अच्छा, ये क्या है मेरे पास, सेकंड डार्क, राइट, मिनिमम है ना एकदम, देखो डार्क, फिर ये और भी डार्क। अच्छा, डार्क के लिए क्या है, ये पहला वाला डार्क है, ये पहला ही डार्क तो है इस साइड, तो ये होगा λ/a। ये सेकंड डार्क है, तो ये क्या होगा, 2 λ/a। ये मेरे पास क्या है, ये थर्ड डार्क है, तो ये हो जाएगा 3 λ/a। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन के नीचे आया होगा पैटर्न, तो ये वाला क्या होगा मेरे पास, दिस इज -λ/a। ये वाला पैटर्न क्या रहेगा मेरे पास, -2 λ/a। ये वाला क्या पैटर्न रहा होगा मेरे पास, -3 λ/a। सो दिस इज हाउ। अच्छा, तो ये जो मैंने लिखा है, ये क्या किसके लिए लिखा है मैंने, ये डार्क के लिए या ब्राइट के लिए अभी? ये मेरे पास है डार्क के लिए। अच्छा, अगर मैं यहां से लेता ये, तो ये मेरे पास क्या होता, मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। तो ये जो है मेरे पास, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, ये वाला क्या हुआ, ये ऊपर से फर्स्ट, इस तरीके से ऐसे ऐसे। आर यू गेटिंग दैट? तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये हैं मैक्सिमा के लिए, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमास है मेरे पास, सेकेंडरी मैक्सिमास। और वो जो डिप्रेशन वाले हैं वो क्या है मेरे पास, ये मिनिमा के लिए। मिनिमा का मतलब क्या होता है, डार्क या ब्राइट? तो ये मिनिमा है मेरे पास। तो ये मेरे पास है एक्चुअली, ये आई नो कुछ लोगों को थोड़ी बहुत, कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड, ये सेंटर पे क्या है मेरे पास, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा होता है ये सेंटर पे, ठीक है। तो ये जो मेरे पास पूरा पैटर्न बनकर आया है, तो दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न।
तो ये डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न है मेरे पास जिसमें इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं उसका देखता हूं, किसका, इंटरफेरेंस का, तो इंटरफेरेंस में कभी भी मैक्सिमम कम नहीं होता है, उतना का उतना ही रहता है ऐसे। तो ये जो मैं अगर ऐसा करके बनाऊंगा तो देखो क्या इंटेंसिटी कम हो रही है, नहीं, तो इंटेंसिटी उतनी की उतनी है मैक्सिमा की। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर ये हो जाएगा इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर बस यही फर्क है। तो डिफ्रैक्शन के अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या हो जाता है मेरे पास, ये इंटेंसिटी कम होती जाती है। लेकिन इंटरफेरेंस में लाइट आपस में मिलती हैं, तो लाइट के मिलने से तो वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इस तरीके का पैटर्न बनता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ना देखो यहाँ पे ना, आई नो जैसे कुछ बच्चे बोलते भी है मेरे से कि सर ठीक है, हमें ऊपर ऊपर से तो चीजें समझ में आ रही हैं सर, कि हाँ क्या कहते हैं कि ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन सर अगर हम पूछें आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी ऐसे कम क्यों होती जा रही है, इसका रीजन क्या है सर? ठीक है, कोई भी पूछ सकता है ना कि इसकी इंटेंसिटी कम क्यों होती जा रही है। तो इसको समझाने के लिए हमने क्या करा है, हमने एक पैटर्न डिस्कस किया है। तो देखो आपको क्या करना है, तो अब उस चीज को समझाने के लिए आपको, यस, तो ये जो मेरे पास स्क्रीन है, और मान लो ये मेरे पास स्लिट से लाइट आई थी, राइट, बताया था ना मैंने। मैंने अब अभी आपको एक ऊपर एक डायग्राम बना के दिखाया था कि जब स्लिट से, जैसे कि ए और बी है, तो जब स्लिट से पास करा तो एक सेंटर पे बना था, याद आया? फिर सेंटर के ठीक ऊपर भी बना था, इजंट इट? अभी थोड़ी देर पहले तो बना के दिखाया था, जब स्लिट मैंने ऐसे करके लिया था, एक सेंटर पे बनाया था और एक ऊपर बनाया था ऐसे, राइट, इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर। तो एक यहाँ बनाया था और एक सेंटर पे बनाया था। तो देखो ये सेंटर वाला है, तो सेंटर पे चीजें क्या हो रही हैं, ये सेंटर पे ऐसा मिल क्यों रहा है? तो देखो अब आप ना इसको ना इस तरीके से समझो कि ये जो मेरे पास मान लो ये लाइट है 0 नंबर, और मान लो ये लाइट है मेरे पास 12 नंबर। तो ये 0 नंबर वाली लाइट और ये 12 नंबर वाली लाइट कैसे मिल गई है आपस में, कंस्ट्रक्टिवली मिल गई है। ठीक है, फिर मेरे पास आप इस तरीके से देखो, मान लो ये लाइट मेरे पास कौन सी है, तो ये 0 नंबर, और इसके बाद मान लो अब कोई कोई नीचे वाली वेव भी होगी, उसको छोड़ो क्योंकि ये तो वेव नीचे वाली हो गई, ये कंस्ट्रक्टिव है ऊपर वाली वेव, और ये भी ऊपर वाली वेव। फिर उसके बाद देखो ये 2 नंबर वाली, और फिर सोचो उसके बाद मेरे पास ये 10 नंबर वाली, इसके बीच में वो भी है नीचे वाली वेव। तो 2 नंबर वाली और 10 नंबर वाली अगर मेरे पास मिलेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिवली मिल गए। फिर मेरे पास ये 6 नंबर और ये 8 नंबर वाली, ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली मिल गए। तो इस तरीके से करते करते मान लो जितने भी नंबर मैं इनको अलाउट करूंगा, तो इस तरीके से क्या मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वाली वेव और ये वाली वेव कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है, ये वाली वेव और ये वाली वेव कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है, जब ये वाली वेव ये वाली वेव कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है। ठीक है, अच्छा, और ये डार्क वाली मैंने बताया था ना, जब मेरे पास डार्क वाली होंगे तो वो भी कंस्ट्रक्टिवली माना जाता है, नीचे वाली जब नीचे से मिलती है। तो ये जो ये जो हल्की हल्की बनाया ना मैंने, देखो एक वेव के दो पार्ट होते हैं ना, एक ऊपर एक नेगेटिव। तो जब नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ मिलेगा तो तब भी तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है, नीचे वाला नीचे से, बताया था ना मैंने। जब नीचे वाला नीचे से मिलता है तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिवली हुआ। तो जब डॉट डॉट वाला डॉट डॉट से मिल रहा होगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया ओवरऑल। इसलिए बीच में मेरे पास क्या है, ये बीच में मेरे पास ब्राइट फ्रिंज बना है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, अच्छा तो ये ब्राइट है तो अगला वाला जो बन रहा है उसकी इंटेंसिटी कम क्यों है? तो पता है उसकी इंटेंसिटी कम क्यों बताई गई है? तो अब आप एक काम करो, अब इसके लिए बोला गया है कि अच्छा सेंटर वाला समझ में आ गया, राइट, क्योंकि सबके सब कैसे मिल गए हैं, कंस्ट्रक्टिवली मिले हैं, राइट, इजंट इट? अब जो अगला वाला जो है मेरे पास, उसको बोला गया है कि वो कैसे मिल रहे हैं मेरे पास, डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्योंकि जो अगला वाला है उसमें क्या है, उस वाले में, उसके अंदर ब्राइट के अंदर इंटेंसिटी कम कैसे हो गई? तो अब आप एक काम करो, उसके लिए पता है क्या बोला गया है कि ये वाला पार्ट, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अच्छा, सेंट्रल के बाद ठीक क्या आता है, डार्क आता है या ब्राइट आता है? तो डार्क के लिए तो क्या कोई लाइट होनी चाहिए? डार्क के लिए तो कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, एम आई राइट? तो अब जो डार्क बनेगा, पहला वाला फर्स्ट डार्क जो बन रहा है, तो तुम्हें पता होगा इसका मतलब अगर एक वेव ऐसे आ रही है तो दूसरी वेव वैसी आनी चाहिए, राइट? तभी तो वो जीरो आएगा। जब ये वाली वेव और ये वाली वेव मिलेंगी ऊपर और नीचे वाली, तभी तो वो जीरो आएगा, वो चाहेगा ही नहीं। तो अब इन जितनी भी वेव्स आ रही है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, ये है पार्ट वन और ये वाला है पार्ट टू। तो ये पार्ट वन वाली को समझो ये पूरा पॉजिटिव है, और पार्ट टू को समझो ये पूरा नेगेटिव है।
तो ये पार्ट वन से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पार्ट टू क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो वेव, कुछ कुछ देखो वेव बहुत सारी होती है ना, तो कुछ वेव इस तरीके से ऊपर जा रही होंगी ना, ऐसे कंबाइन होके ऊपर की साइड, ऐसे ऐसे। भाई वेव तो बहुत सारी है ना, तो ये जितनी वेव है ऊपर की साइड जा रही होंगी फर्स्ट डार्क के अंदर। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट ने नीचे वाले पार्ट को पूरा पूरा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसलिए वो मेरे पास क्या बना, फर्स्ट डार्क बना। गॉट इट, कि फर्स्ट डार्क कैसे आया। ठीक है। अब अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा सर, अब जैसे फर्स्ट डार्क हो गया, तो फर्स्ट डार्क के बाद क्या आ रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा है, राइट। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा थी या कम थी, बताओ बताओ। जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा है, अब डार्क आ गया, तो अब जो मैक्सिमा आएगा उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल से ज्यादा थी, कम थी। कम थी ना, वही ग्राफ ऐसे तो आया था, याद आया। ये सेंट्रल है, तो अगली बार कम था ना, तो अभी इंटेंसिटी कम कैसे हुई। तो अब इसके लिए क्या समझाया गया है, तो अब इससे को 103 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट, ये सेकंड, और फिर ये तीन। भाई देखो वेव बहुत सारी होती है, इसलिए अरेंजमेंट भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो ये वेव इतनी सारी हैं कि उनके अरेंजमेंट भी क्या है, अपने आप में बहुत सारे हैं। ठीक है। तो देखो होगा क्या, तो मेरे पास ये जो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वाला जो पैटर्न है, ये देख पा रहे हो, अच्छा मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। देखो ये जो फर्स्ट वाला पैटर्न है, ये ब्लैक ब्लैक, और ये जो सेकंड वाला पैटर्न है, देख रहे हो इस तरीके से। तो ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाले के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, ये क्या बन जाता है, पाई बन जाता है। तो जब ये पाई बन जाता है, तो ये आपस में कैसे मिल जाते हैं, डिस्ट्रक्टिवली। तो इस वाले फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये तो अब नलीफाई हो गया। देखो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास अभी मैंने समझाया था, सारे ध्यान सुने। मेरे पास सेंट्रल पे क्या हुआ था, मैं समझा देता हूँ, देखो। सेंट्रल के लिए मैंने समझा, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार। ये पूरा का पूरा मैंने एक ही माना था, तो जितनी भी वेव आ रही है वो सब कैसे मिली है मेरे पास, कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिवली मिली तो मेरे पास ये ब्राइट आ गया। गॉट इट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट के बाद मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट डार्क आएगा, मतलब सेंट्रल के बाद क्या आएगा, डार्क। तो अब ये डार्क क्यों हुआ है, ये डार्क इसलिए हुआ है क्योंकि अब जितनी भी वेव आ रही होंगी जो कि इस पे मिल रही होंगी, भाई डार्क ब्राइट ये सब वेव की वजह से तो बनता है। तो अब इसको कैसे, फर्स्ट डार्क कैसे आया, मतलब कोई लाइट ही नहीं मिल रही, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। तो ये पहले पार्ट ने दूसरे वाले पार्ट को पूरा कैंसिल कर दिया, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो ये वाले पार्ट ने पूरे के पूरे, ये वाले पार्ट ने दूसरे वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कितनी लाइट पहुंची, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुंची, क्योंकि कैंसिल कर दिया ना। मान लो फर्स्ट वाले पार्ट को ऐसे समझो और दूसरे वाले पार्ट को ऐसे समझो, तो कितना आएगा रिजल्ट, जीरो। इज दैट क्लियर। तो इसलिए डार्क हो गया। अच्छा तो ये तो हुआ ब्राइट, सेंट्रल, फिर ये फर्स्ट डार्क। अब क्या आएगा मेरे पास, थर्ड वाला। भाई ब्राइट भी हो गया, फर्स्ट डार्क, तो सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। अब वो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा या कम। देखो ये सेंट्री मैक्सिमा के लिए ग्राफ है, तो अब क्या आएगा, इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, राइट, इतनी, सिर्फ थोड़ी सी। तो ये थोड़ी सी क्यों हुई, तो इसको अब जितनी भी लाइट रे आ रही हैं तो वो सारी की सारी यहाँ पे मिल रही होंगी। ये सब चीजें देखी गई हैं इस तरीके से इमेजिन करके, कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी रही होगी। तो अब सारी की सारी लाइट रे यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब आप एक काम करो, इसको ना तीन हिस्सों में डिवाइड करो, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड। ठीक है। ये तीन चीजें दिख रही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकेंड है मेरे पास, ये वाला सेकेंड जो है, तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या मिल गए हैं, डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं। तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, तो ये इतना हिस्सा तो पूरा नलीफाई हो गया, यस और नो, इतना हिस्सा सेकंड तक। तो सिर्फ बचा कितना, थ्री वाला बचा। और ये थ्री वाला आपस में कैसे मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली। तो जब थ्री वाला कंस्ट्रक्टिवली मिल रहा है, तो मुझे बात बताओ, अब लाइट रे ज्यादा हो गई या कम हो गई, कम हो गई ना। तो देखो ये कंस्ट्रक्टिवली, तो वेव, तो ये भी लाइट ब्राइटनेस ज्यादा होगी कम होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सारी लाइट रे कंस्ट्रक्टिव थी, इसलिए इंटेंसिटी भी क्या थी, ज्यादा। फिर फर्स्ट डार्क के अंदर ये वाला ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा ही डिस्ट्रक्टिवली मिला, तो इसलिए वो क्या हो गया, जीरो। अब ये जो मेरे पास थर्ड पॉइंट आया है, जिसमें क्या बन रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसमें हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया।
तो ये फर्स्ट वाले पार्ट ने और सेकंड वाले पार्ट ने आपस में कैसे मिल रहे हैं, ये डिस्ट्रक्टिवली, तो इनकी वजह से तो कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, राइट, ये दोनों तो आपस में ही भिड़ गए, तो सिर्फ तीसरा वाला ही तो बचा, तो मेरे पास आ गया। इज दैट क्लियर? अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, जैसे मान लो मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर एक टीचर है, एक क्लास की क्लास टीचर है, ठीक है, तो क्लास टीचर खुश कब होगी, जब सारे बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए, एम आई राइट? तो अगर मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे कंस्ट्रक्टिवली मिले, 50 के 50 बच्चे आपस में खूब मिलजुल के पढ़ाई कर रहे हैं और सबके सब एक दूसरे की नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तो पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आएगा, गंदा आएगा, कैसा आएगा बताओ? तो पूरी क्लास का रिजल्ट आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, यस और नो? पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आया, ठीक है। अब फिर से इस बार 50 बच्चे हैं, लेकिन इस बार क्लास के अंदर दो ग्रुप बन गए, ठीक है। एक ग्रुप बन गया फर्स्ट बेंचर्स और एक ग्रुप बन गया बैक बेंचर्स। तो फर्स्ट बेंचर्स बैक बेंचर से लड़ने लग गए और बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर से लड़ने लग गए, अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाने लग गए, एक दूसरे के विरुद्ध काम करने लग गए। तो बताओ क्या कोई रिजल्ट आ पाएगा? सारा टाइम तो इन्होंने आपस में लड़ने में बिता दिया, तो जब सारा टाइम लड़ने में बिता दिया तो क्या कोई रिजल्ट आया? तो इस बार क्लास का रिजल्ट कितना आया? शून्य। ना तो आगे वाले बच्चों ने कोई पढ़ाई कर पाई लड़ाई के चक्कर में, और ना पीछे वाले बच्चों ने कोई लड़ाई कर पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये हुआ फर्स्ट डार्क। अब आएगा मेरे पास, अब एक और क्लास है। अब एक और क्लास में क्या हो रहा था, आगे वाले बच्चे और पीछे वाले बच्चे लड़ने लग गए बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो बीच में बैठे हुए थे, अब वो बीच में जो बैठे हुए थे उसमें से कुछ बच्चे तो आगे वाले के दोस्त थे, कुछ बच्चे पीछे वाले के दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा इनको लड़ने दो, हमें क्या मतलब, हम तो अपना पढ़ लेते हैं। तो ये जो बीच वाले बच्चे निकल के आए, इन्होंने पढ़ के टॉप कर दिया, लेकिन जो आगे वाले बच्चे थे फर्स्ट बेंचर और बैक बेंचर, वो तो लड़ने लग गए। तो क्या इनका रिजल्ट आएगा? अरे, आगे वाले बच्चे और पीछे वाले बच्चे लड़ने लग गए तो इनका रिजल्ट थोड़ी आएगा। लेकिन जो बीच में थे, बीच में तो पढ़ने लग गए थे, राइट, वो तो एंजॉय कर रहे थे लड़ाई का, लड़ाई को एंजॉय भी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। तो रिजल्ट इस बार रिजल्ट कितने बच्चों का आया? सिर्फ 1/3 बच्चों का, राइट। मतलब सिर्फ इधर से ऐसा बोल सकते हैं ना कि 33 बच्चों 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 रिजल्ट आया। तो बताओ अब, एक तरह से देखो, यहाँ सेकंड वाले में तो कोई रिजल्ट ही नहीं था, लेकिन थर्ड वाले में एटलीस्ट 1/3 बच्चे तो पास हुए या नहीं हुए? तो बताओ, समझ में आया? तो इसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। आर यू गेटिंग दैट कि मैं किस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ? तो वेव्स भी इसी तरीके से मिलती हैं, ठीक है भाई। तो आई होप कि ये इसीलिए इसीलिए डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो वेव्स आ रही है वो आपस में कुछ डिस्ट्रक्टिव मिलने लग जाती हैं, तो कुछ डिस्ट्रक्टिव मिलने लग जाएंगी। अच्छा देखो, अब मान लो ये तो चलो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा है, राइट। अब मेरे पास सेकेंडरी का सेकेंडरी आ रहा है, तो उसमें हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जरा खुद सोचो। मान लो अब मेरे पास एक और मैक्सिमा आ रहा है, अगला वाला, मतलब ये सेंटर के बाद पहला, पहला के बाद दूसरा वाला आ रहा है, तो जरा खुद सोचो अब क्या होगा फिर। तो अब जो मेरे पास ये जितनी भी क्लास हैं, देखो अब इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्या लगता है? क्या लगता है? तो देखो अब 5 में डिवाइड, अब 5 में करो, 3 में तो हो चुका है ना, तो मुझे किस में करना है? 5 में करना है। हाँ, तो 5 में अब करेंगे, देखो क्या होगा, ये वालों ने इनसे लड़ाई कर ली, तो इसलिए क्या हो गया? शून्य। ये वालों ने इनसे लड़ाई कर ली, इसलिए ये क्या हो गया? शून्य। लेकिन ये बच गया, तो इनकी वजह से क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो इससे अब ये क्या एक तरह से 1/5 या 1/3? तो ये 1/5, तो इसकी वजह से सिर्फ मैक्सिमा आया। तो ये मैक्सिमा 1/3 से ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा ना भाई, 1/3 रिजल्ट अच्छा होता है 1/5 से, इजंट इट? क्योंकि रिजल्ट की क्लास की बात चल रही है ना। तो इस तरीके से मेरे पास वो जो मैक्सिमा होता है वो बीच में ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। गॉट इट कि ऐसा क्यों होता है? सो आई होप कि हमारे पास डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्लियर हो चुका होगा, कंडीशन भी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो तो ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न था, डिफ्रैक्शन पैटर्न में इसी तरीके से करना होता है। तो अगर जिसको जो समझ नहीं आई है वो इसको दोबारा से देखे, क्योंकि ये टॉपिक बार बार हमें देखना पड़ता है तभी क्लियर होता है, इजीली हमें ये टॉपिक समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो वेव्स टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन एक दो बार अगर हम देखते हैं तो वो चीजें भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।